यमुना मेरा निकट हो। जय सिया राम सभी भाइयों को। मैं विजय पचौरी क्लास 10th की साइंस और क्लास 12th की बायोलॉजी जो कि चैप्टर मनुष्य में प्रजनन नाम से विख्यात है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन, reproduction in human. The topic is about reproduction is in human, माने मनुष्य में प्रजनन। मनुष्य में प्रजनन को हम आज परिभाषित करेंगे। तो प्रजनन की परिभाषा के लिए अपन को ये कहना है कि प्रजनन, देखो, दूसरा इसका नाम है जनन, या इसको बोलते हैं प्रजनन। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, वी आर स्टडिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन किसे कहते हैं या जनन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जनन या प्रजनन की परिभाषा को देने के लिए अपन ये कहेंगे, जीवों के अंदर ऐसा लक्षण पाया जाता है, ऐसा गुण पाया जाता है। पृथ्वी पे अनेक जीवधारी पाए जाते हैं और प्रत्येक जीवधारी के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है या ऐसा लक्षण पाया जाता है जिसके द्वारा वे जीवधारी अपने अपने संतानों को जन्म दे पाते हैं। उदाहरण के लिए अपन ये कहेंगे, बिल्ली अपने समान बच्चों को जन्म देती है, कुत्ता अपने समान बच्चों को जन्म देता है। इसी प्रकार से सभी जीव जो एक दूसरे से बने हुए हैं, ये सभी जीवों में एक ऐसा लक्षण पाया जाता है जिसके द्वारा वो जीव अपने समान संतानों को जन्म दे पाते हैं। तो मनुष्य में जो प्रजनन है, अपन ये कहेंगे सभी जीवों की भांति मनुष्य में भी अपने समान संतानों को पैदा करने का लक्षण या गुण पाया जाता है। जैसे सभी जीव अपने समान संतानों को जन्म देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी ऐसा प्राणी है जो अपने समान संतानों को जन्म देता है। इसे मनुष्य में प्रजनन या मानव में प्रजनन या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कहा जाता है। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य के बारे में ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो बात करेंगे कि मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का अर्थ होता है जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग शरीर में पाए जाते। जननांग, व्हाट आर प्राइवेट पार्ट्स? जननांग क्या होते हैं? वे सभी अंग जो जनन की प्रक्रिया में या प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को जननांग कहते हैं। और ये अंग आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? प्रजनन तंत्र क्या होता है? प्रजनन तंत्र की परिभाषा देने के लिए अपन ये कहेंगे कि मनुष्य में प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल माने कठिन प्रक्रिया है, थोड़ी टफ है। तो मनुष्य में प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई अंग आपस में मिलकर भाग लेते हैं, जिन्हें जननांग कहते हैं। और ये अंग आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं। ये जनन तंत्र जो है मनुष्य के शरीर में, चूंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें नर और मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य में जो जनन तंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र नर के शरीर में पाया जाता है और मादा जनन तंत्र मादा यानी स्त्री के शरीर में पाया जाता है। इत्यादि जनन तंत्र के बारे में अपन वर्णन करने के बाद अपन ये कहेंगे कि नर जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। आइए हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की। मानव में जो प्रजनन है उसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दो सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें से जो नर जनन तंत्र है वो कितने अंगों से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एक जोड़ी वृषण, माने मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए, मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए एक जोड़ी, जोड़े का अर्थ होता है दो, माने एक जोड़ी गोलाकार या अंडाकार वृषण पाए जाते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा यानी श्रोणी मेखला जो होती है, उदर गुहा के बाहर त्वचा की एक थैलीनुमा रचना में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश आई मीन टू से वृषण कोश के अंदर वृषण पाए जाते हैं। कुल मिला के कहना यह है जो वृषण पाए जाते हैं वो वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश क्या है? उदर गुहा के बाहर त्वचा की एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है जिसे वृषण कोश कहते हैं, जिसमें दो वृषण पाए जाते हैं। और वृषण किसका कार्य करते हैं? वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। एक जोड़ी वृषण हो गए। दूसरा है एक जोड़ी अधिवृषण। एक जोड़ी अधिवृषण। अधिवृषण क्या होते हैं? अधिवृषण होता है शुक्राणुओं से वृषण कोश तक, शुक्राशय से वृषण कोश तक लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी एक नली पाई जाती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण क्या है? शुक्राशय से लेकर वृषण कोश तक लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी एक नली पाई जाती है जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। तो ये दो पार्ट्स तो हो गए मनुष्य के नरजनन तंत्र के, दो पार्ट्स हो गए। तीसरा होता है शुक्राशय। शुक्राशय शुक्राशय के बारे में हम कहेंगे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसे हम शुक्राशय कहते हैं। या शुक्राणुओं को आशय प्रदान करने वाली ग्रंथि को शुक्राशय कहते हैं। ये मूत्राशय के बगल में पाई जाती है, लिहाजा इसके बाद आता है मूत्राशय। मूत्राशय में हम ये कहेंगे इसमें मूत्र बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। जो भी मूत्र बनता है वो मूत्राशय के अंदर बनता है। मूत्राशय के बाद आता है मूत्र मार्ग या मूत्र वाहिनी। तो इसके बारे में हम ये कहेंगे मूत्राशय से लेकर शिश्न मुंड पे आके जो नली जुड़ती है उसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसका कार्य होता है मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालना शिश्न के द्वारा। तो अगला पॉइंट आता है शिश्न। शिश्न क्या है? शिश्न नर का बाह्य जननांग होता है, बाहरी जननांग है, और ये मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य का स्खलन भी करता है। शिश्न अति उत्तेजक अंग है नर का, जिसका आगे वाला भाग जो है शिश्न मुंड कहलाता है। क्या कहलाता है? शिश्न मुंड। शिश्न का आगे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? शिश्न मुंड कहलाता है।
शिश्नमुंड अत्यंत उत्तेजक अंग है। और शिश्न के बारे में अपन ये डिफाइन करेंगे कि शिश्न की लगभग सामान्य लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है, किंतु उत्तेजना की स्थिति में शिश्न की जो लंबाई होती है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इतना सब डिफाइन करने के बाद अपन ये पढ़ेंगे नर जनन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। नर जनन तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो नर जनन तंत्र में अपन ये डिफाइन कर चुके हैं। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और ये वृषण गोलाकार या अंडाकार होते हैं, जो कि त्वचा के बाहर उदर गुहा के बाहर त्वचा की एक थैलीनुमा रचना में पाए जाते हैं, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। एक जोड़ी अधिवृषण पाए जाते हैं। अधिवृषण माने शुक्राशय से जॉइंटेड रहते हैं और कहाँ पे आके खुलते हैं? वृषण कोश में आके खुलते हैं। ये लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। शुक्राशय आता है, शुक्राणुओं को आशय प्रदान करने वाली ग्रंथि, जो कि मूत्राशय के जस्ट बगल में होती है। मूत्राशय यानी मूत्र बनने वाली ग्रंथि, जिस ग्रंथि में मूत्र बनता है उसे मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने वाली ग्रंथि मूत्रवाहिनी है। ये लंबी नलियां है। इसका एक सिरा शिश्नमुंड पे आके खुलता है और दूसरा सिरा मूत्राशय से जॉइंटेड रहता है, अर्थात ये नली मूत्रवाहिनी जो है मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालती है। ठीक इसी के बीच में एक नली और आती है, स्खलन नली। स्खलन नली माने मूत्रवाहिनी के बीच में, जहां मूत्रवाहिनी शिश्नमुंड पे आके जुड़ती है उसके बीच में ही एक नली आती है, स्खलन नली। इसका कार्य होता है, ये जुड़ी होती है अपनी शुक्राशय से। कहाँ से जुड़ी होती है? जहाँ से अधिवृषण जुड़े होते हैं वहीं से ये भी जुड़ी होती है, और ये आके खुलती है शिश्नमुंड पर। अर्थात हमारा जो शिश्न है, जो भी पेनिस होता है, पीनस, वो मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य का स्खलन भी करता है, क्योंकि उससे स्खलन नली आकर जुड़ी होती है। शिश्न का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? शिश्नमुंड कहलाता है। अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मस्टरबेशन। मैथुन किसे कहते हैं? मैथुन का अर्थ है संभोग, प्रक्रिया है। संभोग एक प्रक्रिया है जो नर और मादा के बीच में होती है। संतानोत्पत्ति करने के लिए नर और मादा के द्वारा अपनाई गई क्रिया को मैथुन कहते हैं। मैथुन निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है समलिंगी मैथुन, समलिंगी मैथुन। दूसरा होता है विषमलिंगी मैथुन, विषमलिंगी मैथुन। और तीसरा होता है हस्त मैथुन, हस्त मैथुन। मैथुन 3 प्रकार के होते हैं, समलिंगी मैथुन, विषमलिंगी मैथुन, हस्त मैथुन। समलिंगी मैथुन मैथुन जो होता है उसमें 2 समान लिंगधारी आपस में मैथुन करते हैं, जैसे नर और नर मैथुन करे, मादा और मादा मैथुन करे। विषमलिंगी मैथुन क्या होता है? 2 असमान लिंगधारी, माने एक नर है दूसरा मादा है, जब 2 लोग अलग अलग लिंगधारी हों, एक नर हो और दूसरा मादा, तब इस प्रकार का मैथुन विषम लिंगधारी मैथुन या विषमलिंगी मैथुन कहलाता है। और जब कोई अपने हाथ से ही मैथुन करे तो उसे हस्त मैथुन कहा जाता है। इस प्रकार से मैथुन की प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। मैथुन 3 प्रकार के होते हैं, समलिंगी मैथुन, विषमलिंगी मैथुन और हस्त मैथुन। ठीक है, इसी प्रकार से जो नर जनन तंत्र है उसके जो प्रमुख अंग हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे नर जनन तंत्र या मनुष्य का नर प्रजनन तंत्र कहा जाता है। माने मनुष्य के शरीर में जो जननांग पाए जाते हैं ये सभी जननांग हैं। मनुष्य के नर जननांग कौन से जननांग हैं?
नर जननांग, और ये सभी अंग आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। जो भी कार्य करते हैं फिर इकट्ठा एक साथ करते हैं और आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जस्ट लाइक अ सिस्टम। उसे हम मनुष्य में नर जनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के कार्य क्या हैं? जब मैथुन की इच्छा होती है, मैथुन की इच्छा होती है, मैथुन अपन समझ गए हैं। मैथुन माने संभोग। संभोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो नर और मादा के बीच में होती है संतानोत्पत्ति करने के लिए। तो मैथुन के समय जो शिश्न होता है, शिश्न शिश्न की धमनियों से रुधिर का प्रवाह होता है। माने शिश्न की धमनियां जो हैं वो रक्त का स्राव करती हैं, ब्लड छोड़ती हैं। और शिश्न की धमनियां जो ब्लड का स्राव करती हैं, जो भी रक्त का स्राव करती हैं, जिस कारण से ऊतक फूल जाते हैं। ऊतक जो होते हैं, व्हाट इज टिश्यू? ऊतक माने कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह जिसकी सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक साथ कार्य करती हैं, उसे हम ऊतक कहते हैं। जिस प्रकार से शिश्न की धमनियों से रुधिर का प्रवाह होता है, ब्लड बहता है, तो ऊतक फूल जाते हैं क्योंकि उनमें ब्लड आ जाता है। और जैसे ही ऊतक फूलते हैं तो जो सिराएं होती हैं, सिराएं वो दबकर रुधिर के प्रवाह को रोक देती हैं। रुधिर के प्रवाह को जैसे ही सिराएं रोकती हैं, तो ऊतक जो फूले हुए हैं उनसे शिश्न उत्तेजित हो जाता है। शिश्न जो है फिर वो उत्तेजना की स्थिति में आ जाता है। कौन सी स्थिति में आ जाता है? उत्तेजना की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे शिश्न की सामान्य लंबाई 9 सेंटीमीटर ना रहते हुए उसकी लंबाई उत्तेजना की स्थिति में हो जाएगी और ये शिश्न की लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पे शिश्न उत्तेजक हो जाता है और यहाँ से जो मूत्र वाहिनी हमने बताई थी, इसके बीच में स्खलन नली आके जुड़ती है। तो स्खलन नली के द्वारा शुक्राशय से शुक्राणु चलने लगते हैं। शुक्राणु शुक्राशय से आने लगते हैं। तो इस समय जब मैथुन किया जाए, तो शिश्न से मूत्र वाहिनी के जो बीच में जुड़ी है स्खलन नली, तो शिश्न के द्वारा यदि अब मैथुन किया जाए तो शिश्न वीर्य का स्खलन करेगा। वीर्य क्या है? वीर्य एक गाढ़ा चिपचिपा तरल संयोजी ऊतक है। जैसे ब्लड संयोजी ऊतक है, वैसे ही वीर्य ऊतक है। गाढ़ा होता है, सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ है, जिसमें लगभग एक बार स्खलन में लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 ml से लेके 3.5 ml 3.5 ml मात्रा होती है। माने एक बार जो वीर्य का स्खलन होता है उसमें लगभग 2.5 ml से 3.5 ml तक वीर्य होता है। और इसमें लगभग 60 से 80 करोड़ शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु माने जो नर युग्मक हैं, मनुष्य में जो नर युग्मक होते हैं उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। अभी डिफाइन करेंगे अपन। तो कुल मिला के वीर्य जो है वो सफेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव है, जिसमें लगभग जिसकी मात्रा एक बार के स्खलन में 2.5 ml से 3.5 ml होती है। और वीर्य के अंदर लगभग 60 से 80 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इस प्रकार से जब शिश्न की धमनियां रुधिर का प्रवाह करती हैं और सिराएं दबकर रुधिर के प्रवाह को रोकती हैं, तो ऊतक फूल जाते हैं। ऊतक फूल जाते हैं तो शिश्न उत्तेजना की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर हो जाती है। और इस समय नर मनुष्य मैथुन की इच्छा प्रकट करता है। नर मनुष्य में संभोग की लालसा उत्पन्न होती है और संभोग जब होता है, संभोग की प्रक्रिया को मैथुन कहा जाता है। जब वो मैथुन करता है तो शिश्न से वीर्य निकलता है। शिश्न से वीर्य निकलने की यह क्रिया स्खलन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्खलन। ओटी में आ सकता है
स्खलन कैसे कहते हैं? तो शिश्न से वीर्य निकलने की क्रिया को स्खलन कहा जाता है। इसी प्रकार से ये तो नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी थी। अब अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में जानने से पहले अपन जान लेते हैं शुक्राणु क्या है। व्हाट आर स्पर्म्स। शुक्राणुओं के बारे में अपन अभी बता चुके थे कि शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं उन्हें नर युग्मक कहा जाता है। नर युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है। जो कि मनुष्य में नर युग्मक पाए जाते हैं उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। और एक बार के वीर्य स्खलन में 60 से 80 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु जो हैं वो चल होते हैं। चल मन ये आगे बढ़ते हैं। इनका ऊपरी भाग जो है वो सिर कहलाता है। सिर। मध्य भाग इनका ग्रीवा है। इसमें छोटे छोटे बिंदु के आकार के तंतु पाए जाते हैं जिन्हें अक्षीय तंतु कहते हैं। और शुक्राणु का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम पूंछ कहते हैं। इसमें भी छोटे छोटे बिंदु के आकार के तंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम अक्षीय तंतु कहते हैं। और इसी पूंछ की सहायता से माने शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसी की सहायता से शुक्राणु आगे बढ़ता है। शुक्राणु का जो जीवन काल है वो 72 आवर्स है माने 72 घंटे। माने शुक्राणु जीवित रहते हैं 72 घंटे। एक बार स्खलन यदि हो जाए वीर्य का तो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है वो 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। 72 घंटे के बाद वो मृत हो जाते हैं। तो शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। इनको डिफाइन करने के बाद अपन चलते हैं सीधे मादा जनन तंत्र पर। मनुष्य में जो प्रजनन तंत्र है वो दो बताए थे अभी, एक नर जनन तंत्र, दूसरा मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मादा जनन तंत्र क्या है? मादा मनुष्य के शरीर में प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले जो भी अंग हैं वो आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे मादा जनन तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मादा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जनन तंत्र को मादा जनन तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं। यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला है एक जोड़ी अंडाशय। माने मनुष्य का जो मादा मनुष्य का शरीर है उसमें जो मादा जनन तंत्र है उसमें से सबसे पहला हिस्सा है एक जोड़ी अंडाशय। माने मादा मनुष्य के शरीर के अंदर अंडाणुओं का निर्माण करने के लिए एक जोड़ी बादाम के आकार के अंडाशय पाए जाते हैं। इनका आकार होता है बादाम के आकार के। अंडाशय पाए जाते हैं और प्रत्येक अंडाशय सौड़ी मेखला यानी उदर गुहा के दाएं तथा बाएं ओर स्थित होते हैं। ये अंडाशय अंडाणुओं के निर्माण करते हैं। दूसरा है एक जोड़ी अंडाशय हो गया। अगला है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी अंडवाहिनी को फैलोपियन नली भी कहते हैं और ये गर्भाशय से जॉइंटेड रहती है। गर्भाशय से लेकर अंडाशय तक माने गर्भाशय से अंडाशय तक जॉइंटेड एक नली है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय के पास एक झालरदार श्रृंखला होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। और मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। अभी हम बात करेंगे कि निषेचन क्या होता है। पहले अंडवाहिनी को जान लेते हैं। अंडवाहिनी एक ऐसी नली है जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरा है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां माने
मादा जनन तंत्र में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, उन्हें सहायक ग्रंथियां कहते हैं। अगला है योनि। योनि मादा जनन तंत्र की या मादा मनुष्य की बाहरी जननांग है। जैसे नर जनन तंत्र का बाहरी जननांग शिश्न था, इसी प्रकार से योनि मादा जनन अंग की या मादा जनन तंत्र की बाहरी जननांग है, जो अत्यंत उत्तेजक होती है और इसका कार्य है मैथुन के समय शिश्न से आए हुए वीर्य को ग्रहण करना। ये योनि का कार्य है। अगला होता है भग शिश्न का। भग शिश्न का ये योनि की निचली दीवार होती है। योनि में दो छिद्र पाए जाते हैं। योनि के निचले समूह में माने निचले भाग में ऊतक समूह का उभार होता है। माने ऊतक फूले हुए संरचना में पाए जाते हैं। एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम भग शिश्निका कहते हैं। भग शिश्निका अत्यंत उत्तेजक अंग है। जिस प्रकार से शिश्नमुंड नर जनन तंत्र में उत्तेजक अंग था, जिसे स्पर्श करने से उत्तेजित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भग शिश्निका मादा जनन तंत्र का एक अत्यंत उत्तेजक अंग है, जो कि एक फूली हुई संरचना के रूप में पाया जाता है योनि के नीचे। ठीक इसी प्रकार से अगला है मूत्रवाहिनी। मूत्राशय मूत्रवाहिनी। ये मूत्राशय से जॉइंटेड एक नली है जो योनि द्वार पे आके खुलती है, और इसका एक कार्य होता है मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालना। ये मूत्रवाहिनी का कार्य होता है। ठीक इसी प्रकार से अपन मादा जनन तंत्र के सारे अंगों के बारे में डिफाइन कर चुके हैं। सब सबसे पहले आता है एक जोड़ी अंडाशय, जो कि बादाम के आकार के होते हैं और अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा के दाएं तथा बाईं ओर पाए जाते हैं। और अगला है अंडवाहिनी, जो कि एक नली है। प्रत्येक अंडाशय के पास, जो कि दो अंडाशय हैं, प्रत्येक अंडाशय के पास एक झालरदार श्रृंखला पाई जाती है, जिसके स्वतंत्र सिरे को फिम्बरी कहते हैं। ऊपर एक श्रृंखला सिरा सा लटका रहता है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। किंतु जो नली है उसे हम अंडवाहिनी या फैलोपियन नली कहते हैं, जिसमें निषेचन की क्रिया संपादित होती है। माने मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया है वो फैलोपियन नली या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगला है सहायक ग्रंथियां। तो वे ग्रंथियां होती हैं जो कि अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। बढ़ते हुए अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, उन ग्रंथियों को सहायक ग्रंथियां कहते हैं। एक योनि पाई जाती है जो कि बाह्य जननांग है, बाहरी जननांग के रूप में, जिसका एक कार्य होता है मैथुन के समय शिश्न से आए हुए शुक्राणुओं को ग्रहण करना। भग शिश्निका जो है योनि का निचला सिरा है। ऊतक समूह बाहर होता है, फूले रहते हैं, जिसे भग शिश्निका कहते हैं। अगला है मूत्रवाहिनी, जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालती है। ये मूत्रवाहिनी है, योनि द्वार पे आके खुलती है। इतना सब डिफाइन करने के बाद अपन ये जानेंगे कि मादा जनन तंत्र कार्य कैसे करता है। हाउ डज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वर्क। तो मादा जनन तंत्र जो है वो इस तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम जो योनि है, योनि की दीवारों से रुधिर का स्राव होता है। ऊतक जो है, धमनियां योनि की जो हैं, उनसे ब्लड निकलता है। तो ब्लड जो है उसको सिराएं रोकती हैं। धमनियों से जो ब्लड निकलता है उसको सिराएं दबकर रोकती हैं। तो ऊतक जो हैं वो फूल जाते हैं, जिस कारण से जो भगशिश्निका है ये एकदम फूल सी जाती है। वैसे भी फूली हुई संरचना है और फूल जाती है। और इस समय
जो योनि की दीवारें हैं, माने जो सहायक ग्रंथियां हमने आपको बताई थी, योनि की दीवारों से एक पतला चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो योनि को चिकना बना देता है। योनि को चिकना बना देता है, जिस कारण से इस समय मादा मनुष्य में भी मैथुन की इच्छा जागृत होती है, और मैथुन की इच्छा जागृत होने के बाद जब मैथुन किया जाता है तो शिश्न से वीर्य का स्खलन होता है, जो योनि ग्रहण कर लेती है। योनि जब शिश्न के वीर्य को, माने शुक्राणुओं को अंदर ग्रहण कर लेगी, यहाँ से शुक्राणु अंदर चले जाते हैं, और योनि के अंदर ये शुक्राणु जाने के बाद योनि जॉइंटेड रहती है अंडवाहिनी से। अंडवाहिनी जॉइंटेड रहती है अंडाशय से। प्रत्येक अंडाशय की झालरदार श्रृंखला है, अंडाशय से जॉइंटेड रहती है। अब चूंकि रजोधर्म की प्रक्रिया है, इसको भी जान लेते हैं। व्हाट इज रजोधर्म? रजोधर्म क्या है? मेंसुरेशन साइकिल किसे कहते हैं? रजोधर्म के बारे में अपन इतना डिफाइन करेंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए कि मादा मनुष्य के शरीर में हर गर्भावस्था की उम्र को छोड़कर, माने गर्भावस्था की जो अवधि है उसको छोड़कर, मादा मनुष्य के शरीर में प्रति माह, माने हर महीने एक डेट फिक्स रहती है, प्रति माह लगभग 1 से 4 दिन तक रक्तस्राव होता है। और ये रक्तस्राव गर्भाशय से होता है। गर्भाशय से होता हुआ योनि द्वार से निकलता है। इसे रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म चूंकि यह 1 महीने के अंतराल में बार बार होता है, इसलिए इसे मासिक ऋतुस्राव चक्र भी कहा जाता है। मासिक ऋतुस्राव चक्र, ये रजोधर्म की जो घटना है, ये मादा मनुष्य में एक अत्यंत बड़ी बड़ी घटना है, अत्यंत जटिल घटना है, और ये होना जरूरी है। अगर ये ना हो तो अंडाणु ना निकले, अंडाशय से अंडाणु बाहर इसी के द्वारा निकलते हैं। तो रजोधर्म के बारे में अपन इतना कहे कि गर्भावस्था को छोड़कर मादा मनुष्य के शरीर में प्रति माह लगभग 1 से 4 दिन तक रक्तस्राव गर्भाशय से होता है, जिसे रजोधर्म या मासिक ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। ये अवस्था जिन महिलाओं में, जिन लड़कियों में आ जाती है, फिर वो गर्भ धारण करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। माने जिन लड़कियों के अंदर रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, वे लड़कियां संतान उत्पत्ति करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। और इसके प्रारंभ होने की अवस्था है लगभग 12 से 14 वर्ष। माने ये लड़कियों में लगभग 12 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है, और लगभग 40 से 45 वर्ष तक चलता है। 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो प्रारंभ होता है रजोधर्म, और ये लगभग 40 से 45 वर्ष तक चलता है। ये रजोधर्म यहाँ प्रारंभ हो रहा है, इसमें यौन लक्षण उत्पन्न होंगे, यौन प्रक्रियाएं जागृत होंगी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, नए नए लक्षण उत्पन्न होंगे, कमर चौड़ी होगी, शरीर शरीर जो है वो ग्रोथ करेगा। लेकिन और कहना ये है कि जो जो लड़की है वो अब मादा बनने वाली है, स्त्री के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो अब जो 40 से 45 वर्ष की उम्र है, ये रजोधर्म के समाप्त होने की उम्र है, कि इस अवस्था में रजोधर्म हो ही नहीं रहा, तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडाणु बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। माने रजोधर्म के समाप्त होने की प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति कहते हैं। और रजोनिवृत्ति के बाद किसी भी महिला में, किसी भी मादा में, किसी भी लड़की में रजोनिवृत्ति के बाद संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं रहती है। माने जो महिलाएं होती हैं उनमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता 40 से 45 वर्ष तक रहती है। माने जो रजोनिवृत्ति है, रजो निवृत्ति, रजोधर्म प्रारंभ होता है 12 से 14 वर्ष से की उम्र में, और खत्म हो जाता है 40 से 45 वर्ष की उम्र में। रजो निवृत्ति बोलते हैं उसे। और रजो निवृत्ति के बाद महिलाओं में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता या गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रहती है। तो इतना सब जानकारी करने के प्राप्त करने के बाद अपन ये कहेंगे अब अंडाशय तो अपन ने जान लिया। अब अंडाणु किसे कहते हैं?
अंडाशय निर्माण करता है उसे अंडाणु कहते हैं। माने अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय से होता है, ये बात अपन डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन अंडाणु क्या होता है? जिस तरह से शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, अभी हमने डिफाइन किया था शुक्राणु क्या है, तो शुक्राणु नर युग्मक है। इसी प्रकार से जो अंडाणु हैं वो मादा युग्मक है। अंडाणु क्या है? मनुष्य में मादा युग्मक है। मनुष्य में मादा युग्मकों को अंडाणु कहा जाता है। इसके बारे में अपन ये कहेंगे कि ये चल नहीं होते हैं। जैसे चल नहीं होते हैं तो अचल हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं। अंडाणु जो है वो एक गोलाकार या बादाम के आकार की संरचना है। इसकी जो आंतरिक परत है वो होती है जोना पेलुसिडा, और जो अंडाणु की बाहरी परत है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव भरा होता है। अंडाणु अचल होते हैं। अचल माने ये आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं माने इनका एक ही कार्य है, शुक्राणुओं को ग्रहण करना या शुक्राणुओं पर आक्रमण करना। अंडाणु का क्या कार्य है? शुक्राणुओं पर आक्रमण करना। शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। अंडाणु क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं। ये अटैक करते हैं किन पर? शुक्राणुओं पर। शुक्राणु कहाँ से आते हैं? नर युग्मक होते हैं, नर से आते हैं। और अंडाणु मादा युग्मक होते हैं, मादा से आते हैं। तो अब जो अंडाणु हैं उनका जीवन काल कितना है? 48 घंटे। माने अंडाणुओं का जीवन काल जो है 48 आवर्स होता है। शुक्राणुओं का जीवन काल 72 आवर्स बताया था अभी, 72 घंटे होता है। और अंडाणुओं का जीवन काल जो है वो 48 घंटे होता है। माने 48 घंटे के अंदर अंदर निषेचन हो जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो अंडाणु निष्क्रिय हो जाता है। अब निषेचन क्या होता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणुओं का मिलन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण या जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट, जो शुक्राणु और जो अंडाणु आपस में मिले उनमें अलग से एक प्रक्रिया हुई जिसे हम निषेचन बोल रहे थे, और निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण हुआ। जायगोट बोलते हैं युग्मनज। यहाँ से भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि 2 अंडाशय होते हैं मादा मनुष्य के शरीर में, तो 2 अंडाशय होते हैं। फिर क्या बताया था? रजोधर्म बीच में ही एकदम बात को छेड़ के और बंद कर दिया, टॉपिक चेंज कर लिया। तो रजोधर्म की घटना जो है प्रति महीने, माने हर महीने 1 से लेके 4 दिन तक या 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। अब इसी के बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं। फिर अंडाणुओं को डिफाइन कर ही दिया है। तो देखिए, मादा मनुष्य के शरीर में प्रति माह माने हर महीने लगभग 1 से 4 दिन तक, 1 से 4 दिन तक रक्त का स्राव होता है, माने ब्लड बाहर निकलता है। काय से? गर्भाशय से। दूसरा पॉइंट है 5 से लेकर 13 दिन तक, 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशयी पुटिकाओं की मरम्मत होती है। अंडाशयी पुटिकाओं की मरम्मत होती है। अब अंडाशयी पुटिकाएं क्या होती हैं? अंडाशय के अंदर लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। ये तो हमने बताया था कि अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है ये और जान लीजिए। अंडाशय के अंदर जो छोटी छोटी कणिकाएं हैं उन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। ये अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। तो
1 से 4 दिन तक रक्त का स्राव होता है, माने ब्लड गर्भाशय से बाहर निकलता है, और 5 से लेकर 13 दिन तक अंडाशय पुटिकाओं की मरम्मत होती। क्यों होती है? अंडाणु यही बनाती हैं। अगला है 14वें दिन। देखो 13 दिन हो गए, अब 14वें दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडोत्सर्ग एक क्रिया है जो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की है। तो अंडोत्सर्ग के बारे में अपन क्या बोले? अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब ये देखिए 14वें दिन होता है अंडोत्सर्ग। कौन से दिन होता है? 14वें दिन। अगला है 15 से 19वें दिन तक। अंडाणु जो है अपना अंडवाहिनी में आता है। अंडवाहिनी माने जो अंडाणु है वो कहाँ आ जाता है? 15 से लेके 19वें दिन तक अंडवाहिनी में आ जाता है। अगला 20 से लेकर 25 दिन तक, सॉरी 25 दिन तक यदि अंडाणु जो है अंडवाहिनी में आ गया, 25वें दिन तक निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगर शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है या अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जो कितने दिन तक होती है? 20 से लेके 25वें दिन तक। अब आता है 26 से 28, लगभग महीना 28 दिन तक की होता है। 28वें दिन तक यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वो अंडाणु गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। कहाँ स्थापित हो जाता है? गर्भाशय में। माने 26 से लेके 28वें दिन तक यदि निषेचन की प्रक्रिया जो बताई थी वो हो गई है तो ठीक है, अंडाणु कहाँ चला जाएगा? निषेचित होके गर्भाशय में चला जाएगा। फिर वहां पे भ्रूण बनेगा और वहीं से एक शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कहाँ पे? गर्भाशय में। यूटेरस बोलते हैं उसे। गर्भाशय में गर्भ का धारण उत्पन्न हो जाएगा। कब? 26 से लेके 28वें दिन तक। लेकिन उससे पहले 20 से 25वें दिन तक निषेचन की प्रक्रिया है। निषेचन की प्रक्रिया में मतलब शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन है, समागम है। यदि हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम आती कैसे है। निषेचन की प्रक्रिया जो है वो अंडाणुओं के लिए 48 घंटे सीमित बताई है और शुक्राणुओं के लिए 72 घंटे सीमित बताई है। अंडाणु 48 घंटे के बाद मृत हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, और शुक्राणु जो हैं वो 72 घंटे के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी बीच में समागम हो जाए, माने ये 72 घंटे से पहले और ये 48 घंटे से पहले, तो निषेचन की क्रिया संभव है। और निषेचन की क्रिया यदि हो गई है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट युग्मनज को ही बोलते हैं। युग्मनज बन जाता है, फिर वो युग्मनज जो है वो गर्भाशय में चला जाता है, क्योंकि इस समय उसमें विदलन होता है। विदलन ओटी में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ये विदलन होता क्या है? तो जो निषेचित अंडाणु अंडवाहिनी में है, क्योंकि हम बता चुके हैं अंडवाहिनी में अंडाणु का निषेचन होता है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि यदि निषेचित अंडाणु अंडवाहिनी में है, अब निषेचन अंडवाहिनी में हुआ है तो वो अंडवाहिनी में ही होगा। तो अंडवाहिनी की जो सीलियां हैं, सीलियां अभी हमने बताया था आंतरिक परत जो है वो जोना पेलुसिडा कहलाती है। उसमें छोटी छोटी कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सीलियां जो हैं अंडाणु को बाहर की ओर ढकेलती हैं। क्या करती हैं? बाहर की ओर ढकेलती हैं। यह क्रिया विदलन कहलाती है। क्या कहलाती है? विदलन। और यहाँ से अंडाणु इन सीलियों के माध्यम से चला जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में जाके स्थापित हो जाता है, जहाँ से भ्रूण बनता है और लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद उस भ्रूण का लैंगिक परीक्षण करवाया जा सकता है। इस विधि को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियो
सेंटेसिस एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये तत्काल के लिए अवैध कर दी गई है। वैध है ये क्योंकि इसकी सहायता से लोग लिंग की जांच करवा लेते थे और कन्या होते ही उसकी भ्रूण में ही हत्या करवा देते थे, जिस कारण से समाज में जो मादाओं की समस्या है, स्त्रियों की जो संख्या है कम हुई और नर की संख्या माने पुरुषों की संख्या अधिक हो गई, जिस कारण से सरकार ने इसको कानूनी अपराध कर दिया है कि अब इसके द्वारा कोई भी परीक्षण नहीं करवा सकता है, वरना लोग पहले इसकी जांच करवाते थे। वैसे इसके फायदे भी बहुत हैं। इसकी सहायता से भ्रूण में लिंग का पता तो लगाया ही जाता है, लेकिन जो बीमारी लैंगिक समस्याएं हैं उनका भी पता हम लगा सकते हैं। माने जो लैंगिक समस्याएं, गुणसूत्रों से संबंधित समस्याएं हैं कि गुणसूत्र क्या हैं, कितने हैं, किसमें कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं, लैंगिक यौन रोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है और उन्हें अपन ठीक भी कर सकते हैं। तो इस कारण से ये विधि जो है वो लाभदायक भी है, हम ये नहीं कह रहे कि हानिकारक है, लेकिन ये अभी कानूनी अपराध है क्योंकि इसकी सहायता से लोग जांच करवा लेते थे लिंग की और कन्या होते ही उसको भ्रूण में ही मरवा देते थे, जिस कारण से स्त्रियों की संख्या कम हुई, पुरुषों की संख्या बढ़ती गई, जिस कारण से सरकार ने इसको इस पे रोक लगा दी है कुल मिला के।